हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और उस टॉपिक का नाम है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना। तो मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के क्या क्या कारण हैं, इसके अलावा मेंडल के नियम को सफलता स्टार्टिंग में क्यों नहीं मिली, इसके क्या क्या कारण थे, और फिर बाद में जब मेंडल के नियम को सफलता मिली तो उसके क्या क्या कारण थे। तो ये सभी के सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसकी, मेंडलिज्म की, यानी कि मेंडलवाद की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे मेंडलवाद से संबंधित आपके लिए 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मेंडल की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंडल ने किस पौधे के ऊपर प्रयोग किया था। तो मेंडल ने जो संकरण कराया या कि जो अपना प्रयोग किया, तो मेंडल ने जो भी अपना प्रयोग किया किस पौधे का यूज किया था, उसमें उन्होंने मटर के पौधे का। किस पौधे का? मटर के पौधे का। और कौन सी मटर? तो आपको याद रखना है उद्यान मटर पर। तो मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? तो आपको याद रखना है उद्यान मटर पे। उद्यान मटर यानी जिसको आप बोल सकते हैं पाइजम सटाइवम। क्या बोल सकते हैं आप जिसको? पाइसम सटाइवम। तो आपको याद रखना है मेंडल ने पाइसम सटाइवम यानी कि मटर के पौधे पर, सबसे पहले उद्यान मटर के पौधे पर इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि प्रयोग किया। और मेंडल ने, आपको याद रखना है कि लगातार इन्होंने 7 वर्षों तक इस पे प्रयोग किया। कितने वर्षों तक? आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कितने वर्षों तक प्रयोग किया था। तो आपको याद रखना है कि मेंडल ने लगातार कितने वर्षों तक? लगातार 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक मेंडल ने क्या किया था? 7 वर्षों तक लगातार प्रयोग किया। किसके ऊपर? पाइसम सटाइवम के ऊपर। और 7 वर्षों तक, तो वर्ष भी आपको याद रखना है कब से कब तक? 1856 से लेकर के लगभग 1863 के बीच में। तो ये उन्होंने लगभग कितने वर्ष? 7 वर्ष इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर? उद्यान मटर के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है। मेंडल की यदि बात करें तो मेंडल का जो जन्म हुआ था वो 22 जुलाई 1822 को हुआ था। कहां हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेंडल जो है मठ में पादरी का काम करते थे, स्कूल में छोटे अध्यापक भी थे। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, मेन मुद्दे की बात करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो ये है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कारण। ऐसा क्या कारण था कि मेंडल ने केवल और केवल मटर का पौधा ही चुना? तो आपको यह चीज याद रखनी है। ऐसा क्या कारण है कि मेंडल ने केवल और केवल मटर के पौधे का ही चयन किया? तो मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कई सारे कारण हैं। पहला इंपॉर्टेंट कारण क्या है? पहला इंपॉर्टेंट कारण देखिए क्या है कि जो मटर का पौधा होता है इसे हम आसानी से कहीं भी उगा सकते हैं। तो इसको उगाने में, ग्रो करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, अर्थात हमको जब भी जरूरत है एक्सपेरिमेंट के लिए तो जल्दी मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि मेंडल ने पहला रीजन तो यही लिया कि इसको हम आसानी से उगा सकते हैं, इसलिए इस पर प्रयोग करना काफी आसान रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है क्या कि जो मटर के पौधे होते हैं ये कैसे होते हैं? शाकीय पौधे होते हैं, मतलब हर्बेसियस प्लांट होते हैं। तो शाकीय पौधा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मटर का पौधा जो होता है ये 1 वर्षीय होता है। क्या होता है? मटर का पौधा जो है 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय का मतलब है कि 1 वर्ष के अंदर इसको हम 1 से 2 बार उगा सकते हैं। तो एक बार इसको वर्ष में एक बार भी उगा सकते हैं, इसको हम 2 बार भी वर्ष में उगा सकते हैं। तो अतः मान लीजिए कोई प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोगों का जो निष्कर्ष है वो जल्दी मिल जाएगा, यानी जो परिणाम है, रिजल्ट है वो जल्दी प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मटर के पौधे को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, 1 वर्ष के अंदर 2 बार प्राप्त कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी हो सकता है और जल्दी जल्दी रिजल्ट या परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि पौधे में स्पष्ट विपरीत या विरोधी लक्षणों का पाया जाना। जो मटर का पौधा होता है उसमें आप देखेंगे स्पष्ट रूप से विपरीत या विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे मटर के बीज में, तो मटर के कुछ बीज तो कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, राउंड शेप्ड होते हैं। और कुछ बीज कैसे होते हैं? झुर्रीदार होते हैं, यानी रिंकल्ड होते हैं। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार, मतलब जो कुछ सिकुड़े हुए बीज होते हैं। देखे होंगे आप मटर फली का, आप देखे होंगे जब मटर फली के अंदर आप मटर देखेंगे तो मटर में आपको क्या दिखाई देगा? कुछ तो प्योर गोलाकार होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ करके चपटे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं झुर्रीदार बीज। तो आप देखेंगे कि मटर के पौधे में स्पष्ट रूप से विपरीत या विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। मतलब अगर एक लक्षण उपस्थित है तो उसका विपरीत या विरोधी लक्षण भी मौजूद है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए फ्लावर है, अब कुछ फ्लावर कैसे हैं? सफेद रंग के हैं, तो वहीं कुछ मटर के फ्लावर आपको लाल रंग के भी दिखाई दे देते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि अपोजिट टाइप के इनमें कैरेक्टर यानी कि लक्षण जो है दिखाई देते हैं। तो स्पष्ट रूप से इनके अंदर विपरीत यानी कि विरोधी प्रकार के लक्षण जो है प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं।
तो ये भी इंपॉर्टेंट कारण था मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चयन करने का। एक इंपॉर्टेंट कारण क्या था कि मटर में क्या होता है, मटर के पौधे में संकरण से प्राप्त जो संतानें होती है वो जननक्षम होती हैं। मतलब अगर संकरण कराया जाए मटर के पौधे में तो उनसे जो संतानें प्राप्त होगी वो संतानें जनन में सक्षम होती है, या जो बीज प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, जनन में सक्षम होंगे। तो संकरण से प्राप्त जो भी संतानें होगी ये आगे चल के जनन में सक्षम होती हैं, यानी आगे चल के ये पुनः निर्माण करेगी संतानों का, तो ये जनन में सक्षम होती है। अर्थात जनन में सक्षम पौधों का निर्माण होता है या जनन में सक्षम संतानें उत्पन्न होती है मटर के पौधे में अगर संकरण कराते हैं तो उसके पश्चात। तो मटर में अगर संकरण कराते हैं तो उससे प्राप्त जितनी भी संतानें होती है ये सब जननक्षम होती हैं, मतलब जनन में सक्षम होती हैं। तो ये एक कारण था। अगला इंपॉर्टेंट कारण है कि जो मटर का पौधा होता है, मटर के पौधे में क्या होता है कि फल और बीज आप देखे होंगे बहुत ज्यादा मात्रा में लगते हैं। तो जब फल और बीज ज्यादा मात्रा में लगते हैं, यानी फल लगेगा ज्यादा मात्रा में तो बीज भी ज्यादा मात्रा में बनेंगे। तो फल और बीज और फूल ये ज्यादा मात्रा में लगते हैं। तो जब ज्यादा मात्रा में फल बनते हैं अर्थात बीजों को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो किसी प्रकार से कठिनाई नहीं होगी बीजों को प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि मटर के पौधे में अधिक फल लगते हैं, जिस कारण से बीज भी क्या बनेंगे, अधिक बनेंगे, इसलिए प्रयोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं। फिर एक अगला इंपॉर्टेंट कारण है कि मटर के पौधे में जो है अनेक शुद्ध प्रजनन किस्मों में मिलती है। मतलब मटर की ऐसी ऐसी किस्में मिलती है, कई सारी इसमें अच्छी नस्ल की या अच्छी किस्में जो है मार्केट में उपलब्ध है। अगर उनको आप ले लेते हैं तो अच्छी से अच्छी मटर की किस्म जो है आप उत्पन्न कर सकते हैं। तो मटर के पौधे में अनेक शुद्ध किस्में जो है उपलब्ध है। तो मटर के पौधे में अनेक शुद्ध प्रजनन किस्में में मिलती है, जिस कारण से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। एक आखिरी इंपॉर्टेंट कारण है कि जो मटर का पौधा होता है ये बाइसेक्सुअली होता है, यानी कि द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी हम किसे बोलेंगे, अर्थात ऐसा पौधा जिसके फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट उपस्थित होते हैं, मतलब नर और मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं अगर किसी भी प्लांट के फ्लावर में, तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअली फ्लावर या द्विलिंगी पुष्प। तो मटर के पौधे जो होते हैं इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर व मादा दोनों जनन अंग एक ही में उपस्थित होता है, जिस कारण से स्वपरागण आसानी से हो जाता है। यानी मटर के पौधे में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि द्विलिंगी पौधा होता है। तो हमको पता है कि अगर पौधा द्विलिंगी है मतलब उसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर एक लिंगी होता तो उसमें क्या होता, परपरागण होता। लेकिन यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, मतलब इसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। लेकिन इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें हम परपरागण भी आसानी से करा सकते हैं। तो एक कारण मेंडल ने इसीलिए चुना कि इसमें हम स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन तो करा ही सकते हैं, साथ ही साथ इसकी बनावट ऐसी है कि हम इसमें परपरागण को भी आसानी से करा सकते हैं। तो ये एक प्रकार से दोनों प्रॉफिट है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के माध्यम से अगर मान लीजिए रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो हमको यह भी मौका है कि हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं साथ ही साथ उसी में। तो एक कारण यह भी है कि मटर का पौधा जो है द्विलिंगी होता है, अर्थात इनमें स्वपरागण आसानी से करा सकते हैं, और इसकी बनावट इस प्रकार से होती है कि इनमें हम परपरागण भी आसानी से करा सकते हैं। तो ये मेंडल के द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कुछ इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनको आपको ध्यान में रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं मेंडल के कार्य को उस समय के वैज्ञानिकों ने मान्यता नहीं दी। तो क्यों मान्यता नहीं मिली मेंडल के कार्यों को? क्योंकि मेंडल की मृत्यु जो है लगभग 1884 के आसपास में हुई। तो इसके पहले मतलब मेंडल जो है, जब तक मेंडल जीवित थे तब तक उनके कार्यों को किसी प्रकार से सराहा नहीं गया, मतलब उनके कार्यों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया स्पेशल टाइप से। तो आपको याद रखना है कि उस समय मेंडल का जो नियम असफल रहा, मतलब मेंडल के नियम को मान्यता नहीं मिली उस समय, उसके क्या कारण थे? देखिए कई सारे इंपॉर्टेंट कारण थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि मेंडल को सफलता नहीं मिली, इसके कई सारे कारण हैं। पहला इंपॉर्टेंट कारण देखिए क्या है। पहले क्या था कि जीव विज्ञान में यानी कि बायोलॉजी में कहीं पर भी गणित का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए सब में उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, वो उन्होंने किसके बेस पे निकाला? मैथमेटिक्स के बेस पे निकाला, यानी कि गणित के आधार पे निकाला। तो उस समय जब बायोलॉजी में गणित का यूज ही नहीं होता था, बायोलॉजी का प्रयोग ही नहीं होता था, बायोलॉजी के शब्दों का, तो सीधी सी बात है कि बायोलॉजी में जब गणित के शब्दों का यूज ही नहीं होता था, मतलब जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इसमें उस समय गणित का यूज नहीं होता था। तो जब गणित का यूज ही नहीं होता था
तो मेंडल ने अपने जो निष्कर्ष निकाले, मतलब जो रिजल्ट निकाले, उन्होंने किसके आधार पर निकाले? गणित के आधार पर निकाला। तो उस समय के वैज्ञानिकों ने मान्यता नहीं दी। क्यों? क्योंकि अगर वही निष्कर्ष मेंडल गणित की बजाय किसी दूसरे चीजों में निकाला होता तो हो सकता था कि शायद उसी समय मान्यता प्राप्त हो गया होता। लेकिन उन्होंने अपने पूरे के पूरे जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स से संबंधित जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, तो उसमें आपको याद रखना है कि उन्होंने क्या किया? गणित के आधार पर निष्कर्ष निकाला। और उस समय जीव विज्ञान में गणित का यूज होता नहीं था, जिस कारण से इनका जो पूरा का पूरा नियम है उस समय क्या रहा? मान्यता उसको नहीं मिली। तो मेंडल ने अपने जो भी परिणाम थे उसको गणित के आधार पर निकाले, जबकि उस समय क्या था कि जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग नहीं होता था। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण तो यही है कि जब मेंडल को सफलता नहीं मिली उस समय, तो इसका पहला कारण यही बनता है कि मेंडल ने अपने निष्कर्ष गणित के आधार पर निकाले, जबकि उस समय जीव विज्ञान में गणित का यूज नहीं होता था। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है? देखिए, मेंडल जो है किसी अच्छे एवं बड़े विश्वविद्यालय के कोई सदस्य तो थे नहीं। ये नॉर्मल से क्या थे? छोटे स्कूलों में क्या थे? शिक्षक थे। तो ये साथ ही साथ आपको याद रखना कि एक छोटे से स्कूल में क्या थे? शिक्षक थे। इसके अलावा पादरी का कार्य करने के कारण भी इनके कार्यों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जैसे आप लोग देखे हैं कि मंदिर में पुजारी होते हैं, ठीक उसी प्रकार मठ या चर्च में क्या होते हैं? पादरी होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये मठ में पादरी का काम करते थे, और इसके अलावा ये एक छोटे से स्कूल में क्या थे? टीचर थे, यानी कि शिक्षक थे। जिस कारण क्या था कि बाकी वैज्ञानिकों ने या बाकी लोगों ने इनके कार्यों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो अगर मान लीजिए हो सकता है कि इसकी जगह मेंडल कोई मान लीजिए बड़े कॉलेज के प्रोफेसर होते या कि किसी अच्छे बड़ी यूनिवर्सिटी के सदस्य होते, तो हो सकता है कि लोगों को लगता कि हाँ भाई इसके कार्यों को ध्यान देना चाहिए, प्रचलित आदमी है, ठीक है, प्रोफेसर है, तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल समझ के इसके कार्यों को ध्यान दिया ही नहीं गया बिल्कुल सा। तो सीधी सी बात है कि मेंडल जो है किसी अच्छे एवं बड़े विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं थे, साथ ही साथ ये किसी छोटे से स्कूल में टीचर थे। इसके अलावा ये मठ में पादरी का काम करते थे, जिस कारण से लोगों ने इनके कार्यों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कारण तो यही है इनकी असफलता का कि कोई बड़े सदस्य प्रोफेसर वगैरह थे नहीं, तो लोगों ने इनके कामों पर ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार से उस समय मेंडल के नियम को सफलता नहीं मिली। तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट कारण है कि मेंडल के नियम को क्यों सफलता नहीं मिली उस समय। तो जितने भी उस समय के वैज्ञानिक थे, सभी के सभी वैज्ञानिक जो है डार्विन की जो पुस्तक है जिसका नाम है जातियों की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक है उसका नाम क्या है? जातियों की उत्पत्ति। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है? डार्विन की पुस्तक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि जातियों की उत्पत्ति। तो जातियों की उत्पत्ति जो पुस्तक है, इसमें कई सारे सवाद विवाद जो है निकल कर आ रहे थे। तो उस समय के जितने बड़े वैज्ञानिक या साइंटिस्ट लोग थे, सब किसमें बिजी थे? वो डार्विन के द्वारा डार्विन के द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक थी जिसका नाम था जातियों की उत्पत्ति, इसमें कई सारे विवाद खड़े हो गए। तो बाकी सभी वैज्ञानिक जो है डार्विन की इस पुस्तक में जो भी विवाद उत्पन्न हो गए थे उसको सुलझाने में लग गए, जिस कारण से उस समय वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियम को ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। तो उस समय के वैज्ञानिक जितने भी थे वो आपको याद रखना है कि मेंडल के प्रयोगों से प्रभावित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वे डार्विन के विकासवाद पर प्रभावित थे। उस समय के वैज्ञानिकों का जो मेन फोकस था वो किस पर था? डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत चल रहा था। क्योंकि अभी आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे जैव विकास में डार्विन और लेमार्क की अहम भूमिका है। तो हम डार्विन और लेमार्क का विकास पढ़ते हैं, मतलब डार्विनावाद पढ़ते हैं, और उसके अलावा लेमार्किज्म पढ़ते हैं, यानी कि लेमार्कवाद पढ़ते हैं। तो वो चीज आप आगे देखेंगे। जैव विकास से संबंधित इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, कई सारे नियम सिद्धांत व थ्योरी दी है इन लोगों ने। तो लेमार्क और डार्विन की थ्योरी भी आप पढ़ेंगे कई सारी। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि उस समय के जितने वैज्ञानिक थे वो किस पर प्रभावित थे? डार्विन की जो विकासवाद से संबंधित पुस्तक थी उस पर प्रभावित थे, और उसमें कई सारे सवाल उत्पन्न हो गए थे, कई सारे विवाद उत्पन्न हो गए थे, जिन विवादों को सुलझाने में उस समय के वैज्ञानिक लगे रहे और वो मेंडल के कार्यों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए, जिस कारण से मेंडल का नियम उस समय क्या रहा? असफल रहा। अब आगे चल के जब मेंडल के नियम को सफलता मिली, मेंडल की मृत्यु हो गई 1884 में, लेकिन उसके बाद जब मेंडल की जो मृत्यु 1884 के आसपास हुई है, तो अब मेंडल की यदि हम बात करते हैं, मेंडल के जो नियम है उसको सफलता कब मिली? उसको सफलता मिली मेंडल की मृत्यु के पश्चात। मतलब उनकी मृत्यु जब हो गई 1884 के आसपास, उसके बाद फिर वैज्ञानिकों ने इनके नियमों को देखा और कई सारे वैज्ञानिकों ने इसमें सुधार किया, स्टडी किया, फिर देखा। उसके बाद कहीं जाके मेंडल के नियम को सफलता मिली। तो मेंडल के नियम को जब सफलता मिली उसके क्या क्या कारण थे? तो उसमें अहम भूमिका इसी की थी। जैसे आपने अभी क्या देखा, एक आपने देखा कि जब उनके नियम को असफलता मिली तो क्यों मिली? कि उस समय जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग नहीं होता था। तो जब जीव विज्ञान में गणित का प्रयोग होने लगा
उसके पश्चात वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष जब देखा तो उन्होंने देखा कि भैया ये निष्कर्ष तो एकदम से सही है। तो उसके बाद फिर क्या किया वैज्ञानिकों ने कि जब गणित का ज्ञान जो है ना, गणित का ज्ञान मतलब गणित का जो पार्ट है, या आप ये कह सकते हैं जब गणित का यूज होने लगा जीव विज्ञान में, तो उनका गणित का जो ज्ञान था जिससे वे विरोधी लक्षणों के अनुपात को स्पष्ट रूप से उनके महत्व को समझा सके। मतलब किसी भी चीज के इंपॉर्टेंस या महत्व को समझना है तो उसमें मैथमेटिक्स की अहम भूमिका होती है। तो मैथमेटिक्स के फार्मूलों की वजह से उन्होंने अनुपात वगैरह या रेशियो वगैरह इतना आसानी से समझा दिया था। तो जब यूज होने लगा मैथ का, तब वैज्ञानिकों ने देखा भैया कि उनका गणित का जो ज्ञान था जिसके कारण उन्होंने जितने भी लक्षण थे उन लक्षणों के अनुपात को, चाहे वो जीनोटाइपिक रेशियो चाहे फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब जीन प्ररूपी अनुपात हो या लक्षण प्ररूपी अनुपात हो, उनके महत्व को आसानी से समझा सका। इसके अलावा स्पष्ट जो है विवेचना कर सकें। तो मतलब उनका पहला कारण तो आपको यही याद रखना है कि उनका जो गणित का ज्ञान था, उस गणित के ज्ञान की वजह से ही वे क्या किए थे, गणित के माध्यम से ही स्पष्ट विरोधी लक्षणों के अनुपात को समझा सके थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गणित का जब यूज होने लगा जीव विज्ञान में, तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि भैया मेंडल ने पूरे गणित के आधार पे स्पष्ट रूप से अनुपात समझा दिया है किसका, जितने भी विरोधी लक्षण थे उनका। तो पहला इंपॉर्टेंट रीजन तो आपको याद रखना है। चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण जो है उनके द्वारा अपने पूर्ववर्ती मतलब उनके पहले के जो वैज्ञानिक थे, इनकी असफलता के कारणों का स्पष्ट एवं सही विश्लेषण था। मतलब मेंडल ने क्या देखा कि मेंडल से पहले जितने भी साइंटिस्ट लगे रहे होंगे अनुवांशिकी के संबंध में खोज करने में, तो मेंडल ने क्या किया कि ये देखा कि बाकी वैज्ञानिक लोग गलती कहां पे कर रहे हैं। तो उन वैज्ञानिकों की गलती को निकालते हुए मेंडल ने क्या किया, बड़े स्पष्ट तरीके से इन्होंने क्या किया, अपने जितने भी पहले के वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिकों की जो असफलता थी, उन असफलता के कारणों को देखा कि किन कारणों से इनको असफलता मिल रही है, और उन कारणों में की वजह से जो असफलता मिल रही थी उस असफलता के कारणों का इन्होंने क्या किया, स्पष्ट एवं सही विश्लेषण कर दिया। मतलब जहां पे इन्होंने देखा कि भैया ये वैज्ञानिक लोग कमी कर रहे थे, पुराने वैज्ञानिक लोग, तो वहां पे मेंडल ने क्या किया कि उस पर सुधार किया और उसकी जगह कुछ अच्छा काम किया, स्पष्ट काम किया। तो पहला इंपॉर्टेंट काम तो यही मेंडल ने किया कि मेंडल ने क्या किया, जितने भी इनके पूर्ववर्ती वैज्ञानिक थे उनके असफलता के जितने भी कारण थे, उन असफलताओं के कारण को इन्होंने स्पष्ट रूप से क्या कर दिया, उसकी व्याख्या कर डाली और स्पष्ट रूप से उनका विश्लेषण कर डाला, यानी कि निष्कर्ष निकाल डाला। तो सबसे पहला कारण तो आपको यही लिखना है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि उन्होंने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रॉस जब कराते हैं हम, तो हम एक साथ एक लक्षण के जोड़े को भी लेकर के क्रॉस करा सकते हैं, दो दो जोड़ी लक्षण के जोड़ों को भी लेकर के क्रॉस करा सकते हैं, तीन तीन जोड़ी लक्षणों के जोड़ों को भी लेकर के क्रॉस करा सकते हैं। लेकिन मेंडल ने ऐसा नहीं किया। मेंडल ने सबसे बढ़िया चीज यही किया कि उन्होंने पहले एक एक जोड़ी लक्षण को लिया। जैसे मान लीजिए एक लक्षण हम क्या ले लेते हैं, पौधे की ऊंचाई। तो ऊंचाई में क्या होगा, पौधा या तो लंबा होगा या तो बौना होगा। तो मान लीजिए हमने एक लक्षण क्या लिया कि पौधा लंबा है, उसका हमने उल्टा लक्षण ले लिया कि पौधा क्या है, बौना है। तो जब लंबे पौधों का क्रॉस हम बौने पौधों के साथ कराएंगे तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा F1 पीढ़ी में, फिर F2 पीढ़ी आएगी। तो इस प्रकार से मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने यही बहुत बढ़िया काम किया कि केवल पहले उन्होंने क्या किया, एक एक लक्षण का आपस में क्रॉस कराया, और जब एक एक लक्षण का क्रॉस करा दिया, और जब वो एक एक लक्षण का क्रॉस कराने के पश्चात क्या हुआ कि उन्होंने जब एक लक्षण का अध्ययन कर डाला, एक लक्षण का क्रॉस करा डाला उन्होंने, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक लक्षण का व्यवहार जो है जब निश्चित हो गया, तब उन्होंने दो दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया। मतलब जब एक एक जोड़ी लक्षण लेकर के उन्होंने देखा कि इसका रिजल्ट जब निष्कर्ष आ चुका है, उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, दो दो जोड़ी लक्षण जो है लिए और उन दो दो जोड़ी लक्षणों का एक साथ क्या किया, फिर अध्ययन किया। और फिर जब दो दो जोड़ी वाले लक्षणों का अध्ययन कर चुका उन्होंने, तब उसके बाद फिर बाद में जाकर के तीन तीन लक्षणों वाले जोड़ों को इन्होंने एक साथ में क्या किया, अध्ययन किया, जिससे उनके कामों को काफी आसान मिला। उनके कामों को इसलिए आसानी मिली क्योंकि भैया उन्होंने देखा कि अगर हम एक लक्षण लेकर के निष्कर्ष निकाल रहे हैं फिर भी निष्कर्ष आ रहा है। बहुत सारे निष्कर्ष या रेशियो जो है जब हम दो दो लक्षण लेकर के निकल रहे, जैसे आप अभी मेंडल के नियम पढ़ेंगे, मेंडल के हम टोटल 3 नियम आपको कराने वाले हैं। तो उसमें जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है उसमें हम 2 जोड़ी लक्षण लेंगे। कितने जोड़ी लक्षण लेंगे, 2 जोड़ी या 3 जोड़ी लक्षण लेंगे। एक जोड़ी लक्षण केवल और केवल किस में लेंगे, मेंडल के प्रभाविता के नियम में और मेंडल के पृथक्करण के नियम में, यानी कि सेग्रीगेशन के नियम में। तो इनको आपको ध्यान में रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि मेंडल ने क्या किया कि एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, और फिर जब एक लक्षण का निष्कर्ष आ गया
यानी एक लक्षण का उन्होंने देखा कि ये एक लक्षण आपस में किस प्रकार से व्यवहार दर्शित कर रहे हैं, व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके पश्चात फिर उन्होंने दो दो लक्षण का एक साथ अध्ययन किया और फिर जब इसका भी निष्कर्ष आ गया तो इसके बाद उन्होंने फिर तीन तीन लक्षणों को भी एक साथ क्या किया, इनका निष्कर्ष किया और कई सारे रेशियो भी निकाले। आप अभी आगे चल के पढ़ेंगे मेंडल के पूरे नियम, उनमें हम क्रमशः आपको जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूपी अनुपात, जो भी अनुपात या रेशियो आया है मैथमेटिक्स के आधार पर, वो हम पूरा का पूरा आपको कवर कराएंगे। अगला इंपॉर्टेंट कारण क्या था कि अध्ययन के लिए चुने गए प्रत्येक लक्षण के केवल दो स्पष्ट विरोधी रूपों का होना और जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। तो एक कारण यह भी था कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, तो मटर के पौधे में हमने आपको बताया कि स्पष्ट रूप से विरोधी या विपरीत लक्षण वाले जोड़े पाए जाते हैं। तो अगर मटर के पौधे में स्पष्ट विरोधी लक्षण पाए जाते हैं, तो स्पष्ट विरोधी अगर लक्षण है तो आप देखेंगे कि इन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो अगर हम स्पष्ट विरोधी लक्षणों को आपस में पहचान लेते हैं तो इससे भी कामों में मेंडल को सफलता मिली, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसमें स्पष्ट रूप से दो अलग अलग जो विरोधी लक्षण थे, ये लक्षण मौजूद थे। तो जब अलग अलग विरोधी लक्षण मौजूद थे तो इसको उन्होंने आसानी से पहचान लिया। तो यह भी एक आधारभूत लक्षण बना इनकी सफलता का। तो यह चीज भी आपको ध्यान में देना है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही करा दिया है कि उनका गणित का ज्ञान, मतलब उन्होंने अपना जो भी निष्कर्ष निकाला था गणित के आधार पर निकाला था। तो जीव विज्ञान में जब गणित का यूज होने लगा तो इनका जो निष्कर्ष या रेशियो देखा गया, जीन प्ररूपी अनुपात, लक्षण प्ररूपी अनुपात, ये अनुपात मैथमेटिक्स के आधार पर उन्होंने बहुत बढ़िया से डिस्कस कराया था, मतलब बहुत बढ़िया से निष्कर्ष निकाला था और इसको एक्सप्लेन किया था मैथमेटिक्स के आधार पे। तो सिंपल सी बात है कि चौथा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उनका गणित का ज्ञान, मतलब गणित में उन्होंने निष्कर्ष निकाला था और यही गणित का उनका जो ज्ञान था, निष्कर्ष था, यही आगे चल के इनकी सफलता का मुख्य कारण बना। तो ये चारों इंपॉर्टेंट कारण आपको याद रखना है जो कि मेंडलवाद से संबंधित है और मेंडल से संबंधित ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खासकर आपसे एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और वो क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। तो आपको याद रखना है कि मेंडल के द्वारा मटर के पौधे चयन करने के कई सारे कारण हैं, तो इन सभी कारणों को आपको डिस्कस करा देना है। आप कम से कम नहीं तो 3 या 4 नंबर में आएगा तो आपको कम से कम 4 से 5 जो है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।